जीके क्लासेस। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आपको आज से ही अपने सीटेट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी थोड़े दिन की मेहनत जो है आपको बहुत अच्छा जो रिजल्ट देती है। ठीक है, तो मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक टेस्ट, जिसमें 20 नंबर का ये क्वेश्चन जो है ना, आपके मॉडल पे एग्जाम जो हुआ है आपका 28 को हुआ है एंड आपका जो 29 को हुआ है उस पर आधारित है। तो आप सभी के लिए टेस्ट है, आप सब मुझे बताना कि आप 20 में से कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस मैंने जो तैयार किया है ना, ये सब कुछ मैंने आपका देख के, मतलब 28 29 को देखकर मैंने बनाया ये पेपर, कि आगे आने वाला जो 9 को पेपर है या फिर आगे भी जो पेपर हो सकता है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और हाँ, आज ही बस मैं नहीं कराऊंगी, मुझे हर दिन अब आप सभी के लिए पेपर कराना है ऑनलाइन वाला, क्योंकि इस बार सीटेट क्या कर रहा है ना, जो भी ऑनलाइन पेपर हुआ है उसको रिपीट कर रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए आए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और पसंद है तो लाइक शेयर कर ही दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि, और हाँ, मैंने ये जो क्वेश्चंस है वो मैंने टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगी अगर आप बोलोगे तो। देखो, सबसे पहले बहुत से लोग पूछते हैं कि आपका टेलीग्राम का क्या लिंक है, तो मैं हमेशा ना कमेंट बॉक्स में पिन कर देती हूँ अपना टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। क्या लिखा है कि घरों के प्रकार आपको बताना है। आज इस बार जो है ना, टाइप ऑफ हाउस बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा पूछा है टाइप ऑफ हाउस। तो उससे बताना है ना कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए, मतलब जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहां पर किस तरह के घर बनाने चाहिए। तो ये आपने देखा होगा कि वहां पर जो है बांस के खंभे जो होते हैं ना, उस पर बने ढालू छत, ये जो ऐसे स्लोप वाले छत नहीं होते जहां से ऐसे पानी जो है वो नीचे चला है, रुके ना, तो ऐसे ही तो घर बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कि बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। तो ये होते हैं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों का ऐसा घर। हो गया ना सही। तो देखिए, मैंने सब कुछ मिक्सचर लिया है जो जो आपके एग्जाम में आएगा। अब ये देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन ईवीएस में आपको ना बहुत अच्छा नंबर दिलाएगा। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं। अब आप जो है ना इसको तुरंत लगा दोगे। देखो, सबसे पहले वो कौन है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल में जीता है ना 29 मेडल, तो आपको पता ही होना चाहिए, कर्दम मल्लेश्वरी। और आप मुझे बताना कि आपने जो भी इस बार ईवीएस के एनालिसिस हो रहे हैं 28 को और 29 को, आप उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्दम मल्लेश्वरी। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस बार हाँ इससे भी क्वेश्चन आएगा आपके में। मेढक और कीटों को फंसाने और खाने, मतलब पकड़कर खा जाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है, मतलब ये कहाँ पर पाए जाते हैं जो मेढक और कीटों को क्या करते हैं, फंसाकर खा लेते हैं। तो वो है मेघालय में। इंग्लिश में भी देख लीजिए इसको, द पीचर प्लांट दैट ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स इज फाउंड इन मेघालय। अब ये है ईवीएस का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, जो कि आप मुझे करके बताएंगे इसका आंसर। और मैंने ये कराया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप इसको पॉज करिए और मुझे इसका सही आंसर बताइए। देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, और ये रहे इसके सारे आंसर। ठीक है, क्योंकि इस बार मैप वाले क्वेश्चन तो आएंगे ही। चलो अब इस पे चलते हैं। और हाँ, यहाँ पे तो ऑप्शंस आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, 1 2 3 4, वहाँ पे चेंजेस मिलेंगे। चलो इसको करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि उन जिम्मेदारियों को चुनिए जो पर्वतरोहण मतलब माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। आपको ये सारा इसमें से सारा ऑप्शन देखना है, उसके बाद से जो नीचे के ऑप्शंस होंगे ना उससे मैच करना है। जैसे कि आप यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। तो ऐसा कौन सा है इन चारों में से जो ये माउंटेनियरिंग के जो ग्रुप लीडर हैं वो निभाते हैं। पहला है कि ग्रुप के आगे आगे चलना, ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, ऐसा नहीं, इवन वो पीछे चलते हैं। उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है। ये वे ऐसा नहीं करते हैं कि जो लोग नहीं चढ़ पाएंगे आप जो है उनको रुकने के लिए बोल दो, ये भी गलत है। सामान उठाने में वो क्या करते हैं, प्रतिभागियों की सहायता करते हैं। यस, ये नहीं कि वो ग्रुप लीडर हैं तो एकदम आगे चलेंगे और कहें अथॉरिटी बन के चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए वो बढ़िया स्थान ढूंढते हैं जहाँ पर आप रुकें, विश्राम करें। जो अस्वस्थ है ना उनका ध्यान रखना, और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। तो ये होता है एक ग्रुप लीडर का काम। CDE ये दोनों नहीं है, CD इसका राइट आंसर है। चलो अब इस पे देखते हैं। इस बार भी ऐसे कथन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब ये देखिए, ये जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि ये भी पूछा था। फिर इसको आपको नीचे से ऐसे देख के बताना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है। देखिए,
क्या लिखा है कि किसी वृक्ष के बारे में ना नीचे दिए गए कथनों पर विचार करो। सबसे पहले क्या लिखा है कि इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों के दीवारों के बराबर होती है। और एक चीज़ याद रखो, ये सारे ऑप्शंस पढ़ोगे ना और यहाँ पे लिखा है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना कि इस वृक्ष जिसे रेगिस्तानी ओक कहते हैं, रेगिस्तानी ओक पढ़ लेना। 28 को पूछा है, रिपीट किया है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने रखा है और इस बार भी दोबारा से आएगा। उसके बारे में ना रेगिस्तानी ओक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में सही है कि सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है। इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती है, जब तक कि भूजल स्तर तक ना पहुंच जाए। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है, ये भी सही है, बट ये आबू धाबी में रेत के टीलों के पास पाया जाता है, ये गलत है। तो इसका ए, बी और सी सही है। रेगिस्तानी ओक के बारे में ये क्वालिटी लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये रहा हमारा तीसरा। और ये तो मैंने अपने ईवीएस के उसमें कंटेंट में भी आपको बताया हुआ है। अब ये क्वेश्चन फिर से, और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछेगा, तो इसको आप एक बार जो है पॉज करके इसका सही आंसर आप मुझे बताना, ठीक है ना, सॉल्व करके। औसत चाल है, बहुत आसान है ये। दूरी बट्टा समय करके इसको चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर दिया है और मैंने बहुत अच्छे से बताया कि किलोमीटर को आपको मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करना है, ये सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। अब ये देखते हैं। हाँ, अभी आज ही मैंने ये डिस्कस किया था ना कि इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ये देखो, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचें जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो, ठीक है ना, तो नई दिल्ली के सापेक्ष जो है ना, ये कोलकाता की दिशा। देखो मैप में अगर आपको यही नहीं पता होगा ना कि दिल्ली कहाँ है, कोलकाता कहाँ है, तो आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको मैप का नॉलेज बहुत जरूरी है। इसलिए आप गूगल पे एक बार फोटो देख लो मैप में कि कौन सा राज्य किधर है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये सब पता होगा, तभी आप कर पाओगे। इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, दक्षिण पूर्व। हाँ, मेंडल वाला देखो पूछा था ना, मटर वाला, तो वही मैंने एक रखा हुआ यहाँ पे। पूरा पेपर छपेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। ग्रेगर मेंडल एक मंक मुनि थे जिन्होंने इतने मटर पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं, पेयर्स में आते हैं, तो आप उनसे छांटिए, जिसे मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया था। ये नहीं वाला इस बार भी बहुत आ रहा है। तो बीजों का हरा या पीला होना, इन्होंने अपने प्रयोग में ये नहीं पाया था। बीजों का खुरदरा या चिकना होना, ये भी इन्होंने नहीं पाया था। अच्छा, नहीं पाया था, हाँ सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई। देखो यही होता है, आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछ रहा ना कि नहीं पाया था, तो आपको नहीं वाली चीज़ें बतानी है। तो जब उन्होंने प्रयोग किया था तो बीजों का हरा या पीला होना, ये तो उन्होंने पाया ही था, ठीक है। बीजों का खुरदरा या चिकना होना, ये भी उन्होंने पाया था। पौधों का लंबा या नाटा होना, आपने अगर पढ़ा हो इनका पूरा, तो वो भी है। बट अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना है, ये इन्होंने नहीं पाया था। तो ध्यान रखना, एक बार मैं आपको इसको पूरे अच्छे से दिखाना चाहूँगी कि जब इन्होंने प्रयोग किया था मेंडल ने, तो अपने प्रयोगों में इन्होंने क्या चीज़ नहीं पाया था, इस पे फोकस करना है। हरा पीला उन्होंने पाया था, बीजों का खुरदरा होना भी उन्होंने पाया था, देखिए लंबा या नाटा होना भी पाया था। बट उन्होंने ये चीज़ नहीं पाई थी कि अगली पीढ़ी के जो पौधे होंगे उनका जो नया रंग होगा ना, पीले और हरे गुण से मिलकर बनेगा। तो ये हमारा गलत वाला पूछा है, इसलिए मैंने भी ऐसे जल्दीबाजी में देखा तो मुझे लगा कि है वाला पूछ रहा है, गलत वाला पूछा है, ठीक है, ये हमारा गलत है। बर्ड से क्वेश्चन इस बार आ रहा है और घुमा के पूछेगा। देखिए इसमें लिखा है कि एक पक्षी के लक्षण दिए गए कि एक पक्षी ऐसी जिसका दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा, जो सिर से नीचे तक नीला ही नीला दिखेगा। शक्कर खोरा वीवर पक्षी नहीं, नीला ही नीला सा बोल रहा है ना, तो मोर होगा। बहुत आसान है, मोर को आपने देखा होगा, ऊपर से नीचे तक पूरा नीला ही नीला दिखता है। भारत में कितने राज्य हैं, कितनी राजधानी है, सबके नाम याद रखना। और केंद्र शासित प्रदेश ये पूछता है, इस बार राजधानी पूछा था, तो याद रखो 28 राज्य हैं, स्टेट हैं, और यूटी कितने हैं, 8 यूटी हैं। इसको याद करने का बहुत से लोग इसमें भी भूल जाते हैं। तो देखो 28 राज्य में ये 8 है ना, तो याद रखो 8 यूटी है, ठीक है। तो कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। ये है मिलान वाला क्वेश्चन। देखो इसमें से अगर आपको थोड़ा भी पता होगा ना, 1-2, तो भी आप आराम से कर लोगे, ठीक है। जैसे कि बहुत से लोगों को, अगर मैं इसको आपको अच्छे से दिखाना चाहूँ,
एक मिनट, हाँ देखो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो कीट है, पक्षी है, सरीसृप है, स्तनधारी है। आपको पता होता है कि स्तनधारी क्या है, चमगादड़ है। तो इसका मतलब डी का हमारा हो गया तीसरा। अब जहाँ जहाँ डी का तीसरा ना हो उसको एलिमिनेट कर दो। चलो देखते हैं, अच्छा बस यहीं पर नहीं है, इन तीनों में है। तो चलो ए से भी निकालते हैं, ए का देखते हैं। कीट किसको बोलते हैं आप, इंसेक्ट किसको बोलते हैं, कॉकरोच को बोलते हो ना। और स्तनधारी है चमगादड़। अब पक्षी बच गया, तो पक्षी हमारा उल्लू हो गया और सरीसृप हो गया हमारा कछुआ। तो ये तो आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। तो आप देखो ए का हो गया आपका दूसरा और बी का हो गया आपका चौथा। ठीक है, तो ए का दूसरा बी का चौथा से भी आप आराम से कर सकते हो। तो ए का दूसरा बी का चौथा इसमें ही है, और इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लीजिएगा। और ये आपको पता ही होगा, कॉकरोच, पक्षी उल्लू है, स्तनधारी चमगादड़ है और सरीसृप कछुआ है। सरीसृप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी देख लीजिए, इसमें तो दिया ही नहीं है पूरा। अच्छा एक बात याद रखो, अगर हिंदी इंग्लिश में कभी भी कोई दिक्कत हो ना तो इंग्लिश वाले ऑप्शंस को ही सही मानकर लगाना, वही वाला आंसर काउंट होता है। अब ये देखिए, यदि आप सबसे छोटे मार्ग, और ये वाला क्वेश्चन पता है आपको ऑनलाइन में रिपीट किया है कई बार, यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे। देखो आप हरियाणा से तो गुजरोगे, उत्तर प्रदेश से भी गुजरोगे, बट आप पंजाब से नहीं गुजरोगे, नहीं वाला पूछा है, ठीक है ना। और आप दिल्ली से भी गुजरोगे, पंजाब से आप नहीं गुजरोगे। तो पूरा क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लेना। अब ये रहा बीमारी वाले क्वेश्चंस और विटामिन, ये क्वेश्चन तो आएंगे ही। मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह। देखो मच्छर से जो 3 रोग फैलते हैं ना उसका नाम रट लो, क्योंकि ये जरूर आएगा। एक होता है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। आपको पता ही है कि डेंगू मलेरिया होता है, बट कोविड-19 थोड़ी ना मच्छर से फैलता है। इसमें चिकनगुनिया है, डेंगू है, बट ये HIV एड्स है, ये भी आपको पता है HIV एड्स इससे नहीं फैलता है। एंड यहाँ पर भी कोविड दे दिया है, तो ना भी आए तो आप कोविड और इससे भी एलिमिनेट कर सकते हो। और एक कोविड वाला क्वेश्चन भी पूछा है इस बार। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ये देखिए 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह जिसमें आयरन जो है ना Fe बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। आंवला सेब कद्दू है, सेब गुड़ खीरा है, आंवला पालक कद्दू है। और ये क्वेश्चन पता है आपको ऑफलाइन में भी पूछा था, क्योंकि मैंने ऑफलाइन का एग्जाम भी दिया हुआ है, तो उसमें भी ये रिपीट किया था। तो आंवला पालक गुड़, और यही सेम ऑप्शन भी लिखा था ऑफलाइन में, ठीक है। तो आंवला पालक गुड़ जो है ना, इसमें आयरन जो है ना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। और पेडागोजी का क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है। एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, शामिल हुआ। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। देखो दूसरे देश का बच्चा आया हुआ है जो कि आपकी क्लास में बैठा है, जहां पर सारे बच्चे जो है ना उसी स्थानीय वहीं के रहने वाले हैं। अब अलग देश से आया हुआ बच्चा शामिल हुआ है, इसका मतलब विभिन्न संस्कृति तो होंगी ही, आपको उस अवसर का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या महत्वपूर्ण है आपको वो बताना है। चलो देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेल जोल को बढ़ावा देने के लिए, अब इसमें आपको एक चीज़ होगा कि आपको ना सारे ही अच्छे लगेंगे, होता है ऐसा। पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधताओं को महत्व देने के लिए, अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने के लिए, देखो सारे लग रहे हैं ना, सही है। समझने के लिए कि अन्य संस्कृतियाँ किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति की तुलना में बहुत बेहतर है। अब ये तुलना वर्ड यहाँ पर आ गया है तो ये गलत हो जाएगा। अब 3 बच गए, अब इन तीनों में से आपको लगेगा ना होगा कौन सा, तो मैं आपको कहूँगी एक बार आप क्वेश्चंस को और ध्यान से पढ़ना, तुरंत समझ में आ जाएगा। आपके क्लास में दूसरे देश का विद्यार्थी जो है ना वो स्थानीय विद्यार्थी शामिल हो गया है। तो जो विभिन्न संस्कृति की जो प्रथाएं हैं ना, आपको भी पता है हर संस्कृति की अलग अलग प्रथाएं होती हैं, उस पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि संस्कृतियों के भी वजह से ना कई बार ऐसा आता है कि हम जो है पक्षपात करने लगते हैं, हमारी सोच जो है वो रूढ़िवादी रहती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो संस्कृति है ना वो सबसे बेस्ट है, ऐसा होता है।
और यही इसी पर आपको क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पक्षपात, बायस और रूढ़ियों को। और इस बार जेंडर बायस वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए, क्योंकि संस्कृति अलग अलग होती है ना, डाइवर्सिटी है ना हमारे समाज में, तो आपको डाइवर्सिटी को इंपॉर्टेंस देना है, साथ में आपको बायस एंड जो रूढ़िवादी जो सोच जो चली आ रही है ऑर्थोडॉक्स, उसको कम करने के लिए आपको डिस्कशन करना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब चलो इस पे चलते हैं। निम्न में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है, बिना बोले आप कम्युनिकेशन कैसे करते हो। चैट में GIF, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ब्रेकआउट रूम्स या फिर वर्चुअल बैकग्राउंड। अब आप अगर ध्यान दो इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, जूम ऐप के बारे में आपको पता ही होगा कि कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित है कि आप बिना बोले, मतलब आप बिना बोले संचार कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना, चैट में GIF, तभी तो आप करोगे बिना बोले। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, ये रहा GIFs इन द चैट हैं। और 20 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है ना कि कौन सा अभ्यास है, इसमें से कौन सा ऐसा प्रश्न है जो संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है, मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के सबसे क्लोज कौन सा ऐसा प्रश्न है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब जिसमें कुछ निर्माण हो रहा हो, जिसमें आप जो है थोड़ा सोचें। तो पहला देखते हैं, पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए, ऐसे जो ऐसे होता है ना, प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन की पहचान करना, क्या ये होगा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, या फिर फूल की कली देखकर उसका चित्र बनाना, या फिर जन्म देने वाले और अंड निक्षेपण वाले पशुओं के बीच के अंतर को समझने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इसमें आप गलत करने की चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे पहले आप देखो ना कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात हो रही है, जिसमें आप जो है अपने खुद के दिमाग से यूज करें कि आखिर में ये इसमें कौन सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, क्वेश्चन हो जिसमें आप कुछ फाइंड करें। अब आप देखो ना कि ये अलग अलग चोंच के, इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, इसमें है कि नदी के पानी के रंग से उसमें जो मौजूद प्रदूषक होते हैं ना, आप उसकी पहचान करो। ये आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के क्लोज में है। चित्र बनाना ये कोई नहीं है, और ना ही यहाँ पर कोई ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, ये है। ठीक है ना, ये है इसका बेस्ट आंसर कि ये सबसे क्लोज है इसके। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब ये देखते हैं, निम्न में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में वयस्क विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो कि एक्टिव जो टीचिंग है ना, उसमें सबसे ज़्यादा बिजी जो बच्चे रहते हैं, उसमें सीखते हैं कुछ, उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताना है। तो वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करें, या फिर पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद दो दो लोगों के समूहों में इसके बारे में चर्चा करें। पाठ्यपुस्तक से विभिन्न स्थापित शैलियों की उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ने के बाद ऐसी इमारतों के उदाहरण सूचीबद्ध करें, या फिर जो भी इस्तेमाल होने वाली जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, आप उसको क्या करो, श्यामपट्ट से उतार लो। उतारने वाली चीज़ें होती नहीं, ना ही सूचीबद्ध करने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा था ना कि सक्रिय शिक्षण, तो सक्रिय शिक्षण में क्या होगा कि वर्षों से प्रयोग होने वाले जो वाहन है उसको दर्शाने के लिए आप जो चलचित्र होता है उसको देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर, जो डिफरेंस है ना, हर एक वाहन में जो जो अंतर है उसके कारणों पे चर्चा करें, और ये होता है सक्रिय शिक्षण का बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है ना, अब ये जैसे है कि 50 वर्षों में जो प्रयोग की जाने वाली जो टेलीफोन है उस पर आप दिखाओ दो दो लोगों के समूह में इसके बारे में, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट वाहन जो प्रयोग हो रहा है उसमें अंतर पे अगर आप चर्चा करेंगे उसके कारण पे, तो ये आपका होगा सक्रिय शिक्षण में वयस्क विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। एंड हमारा हो गया 19 क्वेश्चन, और ये हमारा 20वां क्वेश्चन। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने लोग देखते हैं उसमें से आधे से लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। अब क्या पता आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही हो, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे और भी क्या क्या चेंजेस करने चाहिए अपने आप में। विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। देखो प्रमाणिक का मतलब ना ऑथेंटिक आपको बताना है, ऑथेंटिक कार्य कच्चे माल पर। इंग्लिश का भी देख लो, देखो ऑथेंटिक, ये ऑथेंटिक टास्क है, और प्रमाणिक कार्य वाला ईवीएस का तो है, पूछता ही है। तो चलो देखते हैं, हमको प्रमाणिक कार्य देखना है किसके संबंध में, कच्चे माल के। विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने को दर्शाने को कहना, ये कोई ऑथेंटिक कार्य नहीं है। उसके बाद से
विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन में चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है। या फिर तीसरा देखो कि विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने के लिए कहना। या फिर विद्यार्थियों को एक पुरानी सूती कपड़ों पर फैब्रिक रंग से दोबारा पेंट करके अपने घर के लिए मेजपोश बनाने के लिए कहना। अब इसमें क्या होगा वो देखते हैं। अब ऑथेंटिक टास्क पे आपको देखना है ना, कच्चे माल का आप मतलब समझ रहे हो ना कि आप खुद से अपने लिए कुछ चीज़ निर्माण करो। जैसे मैं आपको बोलूँ कि कुछ कार्डबोर्ड बनाओ, तो आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल होंगी ना, आप उससे करोगे। तो ये होता है ऑथेंटिक टास्क। अब धान की कटाई को आप क्या कर रहे हो, बाजार में ले जाके दर्शा रहे हो, ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने वहाँ पर क्या कर दिया, किसी और को वो दे दिया। या फिर आप चक्कर लगाने के लिए कह रहे हो कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, ये भी नहीं होगा। या फिर आप विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने के लिए कहना। ये होता है ऑथेंटिक टास्क, कि आप अपना चीज़ें ना थोपे बच्चों पे, आप बोलो कि जो जो तुम्हें जो पसंद हो ना, जो भी कच्चा माल तुम्हें पसंद हो, उसके लिए क्या करो, पेंसिल स्टैंड बनाओ। तो ये होता है ऑथेंटिक टास्क। इंग्लिश का भी एक बार मैं आंसर दिखा देती हूँ। आस्किंग स्टूडेंट्स टू क्रिएट अ पेंसिल स्टैंड फॉर देयर डेस्क, चूजिंग रॉ मटेरियल्स दे वुड लाइक टू यूज़, कि वो कौन सा रॉ मटेरियल जो है ना यूज़ करना चाहते हैं, और वो जो भी पसंद हो उन्हें, आप उससे पेंसिल स्टैंड बनाइए। तो आप भी जब टीचर बनोगे तो अपने क्लास में ये नहीं बोलोगे कि जो ये सब तुम बनाओ, नहीं, आप ये बोलोगे कि जो आपको रॉ मटेरियल पसंद है आप उससे कुछ भी क्रिएट कीजिए। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3। अब आप समझ गए होंगे कि सीटेड कैसे क्वेश्चन पूछता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जब तक आपका पेपर नहीं होता है मैं आप सभी के साथ बनी रहूँगी, और क्लासेस ऐसे ही आती रहेंगी, मॉडल पे जो भी एग्जाम हो रहा है उस पर आधारित। थैंक्स फॉर वॉचिंग।